7 अप्रैल 1993 को मुंबई के बरसोवा से दुल्हन के लाल जोरे में एक अर्थी उठती है और ऑलमोस्ट पूरी मुंबई उस जनाजे के पीछे चल पड़ती है। और ये आखिरी यात्रा और किसी की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की दिलों की धड़कन, कई लोगों की ड्रीम गर्ल और श्रीदेवी की कॉपी कही जाने वाली दिव्या भारती की थी, जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। वैसे तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी मिस्ट्री है, जिसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला है, और दिव्या भारती की मौत का रहस्य उनमें से एक है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, लेकिन ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है बॉलीवुड के अंदर। आप सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में जानते होंगे, बट आज की ये जो कहानी है, सुशांत सिंह राजपूत से भी पहले का है, जो बॉलीवुड का एक सबसे हाई प्रोफाइल डेथ केस था, जो आज तक मिस्ट्री बना हुआ है और किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ था। ये वो केस था जिसके बाद कई सारे सवाल उठे बॉलीवुड के ऊपर, सवाल उठे बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड के साथ रिलेशन के ऊपर, और एक सस्पेंस बन गया पूरी इंडस्ट्री के अंदर इस डेथ के बाद। यह मौत थी 19 साल की बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड दिव्या भारती की, एक बहुत तेजी से उभरती हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस की, जिसने महज 16 साल की उम्र में फिल्म में डेब्यू किया, 18 साल की उम्र में सीक्रेटली शादी की, और इसके एक साल बाद सिर्फ 19 साल की उम्र में दिव्या भारती की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। बताया जाता है कि मुंबई के बरसोबा में उनका 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट था। उसी फ्लैट के बालकनी से गिरने की वजह से दिव्या भारती की मौत हुई। लेकिन फिर इतने सारे स्पेक्यूलेशन या कंस्पिरेसी कैसे खड़े होते हैं? यह सवाल क्यों आते हैं कि यह सुसाइड था, या प्लान्ड मर्डर था, या फिर यह सच में एक एक्सीडेंटल डेथ का मामला था? व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट, जिसके चलते दिव्या भारती की मौत हुई है? और क्या हुआ था उस दिन दिव्या भारती के साथ? ये सारी डिटेल्स इस कहानी से आपको पता चलेगी। लेट्स डाइव इन। अलेजिडली इस डेथ केस को अंडरवर्ल्ड से लिंक करके देखा जाता है। अलेजिडली ऐसा भी कहा जाता है कि दिव्या भारती के हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से था। तो क्या कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था जिसके चलते दिव्या भारती की मौत हुई? क्या उन्हें कुछ पता था साजिद और दाऊद के रिलेशन के बारे में? तो पहले दिव्या भारती के बारे में जानते हैं। 25 फरवरी 1974 मुंबई में रहने वाले एक लाइफ इंश्योरेंस ऑफिसर ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर एक बेटी का जन्म हुआ था, जिसका नाम उन्होंने दिव्या रखा। दिव्या का एक छोटा भाई था कुणाल, और एक स्टेप सिस्टर भी थी पूनम, जो इनके फादर की फर्स्ट वाइफ की डॉटर थी। दिव्या बचपन से ही बहुत ही चुलबुली और केयरफ्री थी। वो इतनी क्यूट और डॉल्स लाइक थी कि जब भी लोग उन्हें देखते वो बिलीव नहीं कर पाते थे कि ये एक रियल बेबी है। दिव्या अपने छोटे भाई कुणाल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो हमेशा चाहती थी कि उनका छोटा भाई कुणाल उन्हें हमेशा दीदी बोलकर बुलाए, पर क्योंकि दिव्या और कुणाल के बीच में ज्यादा एज गैप नहीं था, तो हमेशा कुणाल दिव्या को उनके नाम से ही बुलाता था, जिसकी वजह से दिव्या नाराज हो जाती थी। तो इस चीज के सोल्यूशन के लिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें घर में दीदी बोलना शुरू कर दिया। जैसे कि उनके पेरेंट्स कुणाल से बोलते कि दीदी क्या कर रही है, या दीदी कहाँ है, जिससे कुणाल की भी आदत हो जाए दिव्या को दीदी बुलाने की। पर यह तो पता नहीं कि कुणाल की आदत हुई या नहीं। नाउ दिव्या बहुत ज्यादा क्यूट और चुलबुली तो थी, बट शी वॉज नॉट एकेडेमिकली दैट स्ट्रांग, जिसकी वजह से स्टडी और एग्जाम्स में उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। हालांकि दिव्या को स्टडी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्हें शुरू से डांस और एक्टिंग का शौक था, और वो बचपन से ही श्रीदेवी को एडमायर करती थीं। वो उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी। दिव्या श्रीदेवी के गानों पर मिरर के सामने डांस करती, उनके जैसी एक्टिंग करने की कोशिश करती। दिव्या भारती को फिल्म देखने का शौक तो था, लेकिन साथ ही साथ वो अलग अलग स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। उनका मानना था कि उन्हें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। दिव्या भारती ने बहुत ही छोटी उम्र में स्कूल के दौरान ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। करीबन 16 साल की उम्र में जब वो 9th क्लास में थी, तो एक वीडियो लाइब्रेरी के अंदर गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नजर दिव्या पर पड़ती है, और इसके बाद इन्होंने दिव्या को देखते ही फैसला ले लिया था कि वो इस लड़की को अपनी आने वाली फिल्मों में लेंगे। उस समय श्रीदेवी का बहुत क्रेज था बॉलीवुड में, और कहा यह भी जाता है कि दिव्या भारती बिल्कुल श्रीदेवी जैसी लगती थी। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार अपनी आने वाली फिल्म राधा का संगम में दिव्या भारती को गोविंदा के साथ कास्ट करना चाहते थे। सो इसके लिए कीर्ति कुमार गोविंदा को अपने साथ लेकर दिव्या के घर गए उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए। उनके पेरेंट्स ने इस फिल्म के यहाँ बोल दिया। इससे दिव्या काफी खुश थी। दिव्या की खुशी का रीजन फिल्म में उनका काम तो था ही, साथ ही साथ वो इसलिए भी ज्यादा खुश थीं क्योंकि अब उन्हें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। सो इतनी यंग एज में शी वॉज सेट टू बिकम अ मूवी स्टार, वो भी इतने बड़े एक्टर के साथ, कॉज हर को स्टार गोविंदा वॉज नॉट अ स्मॉल नेम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस के चलते उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। ये तो उनकी फर्स्ट मूवी होने वाली थी,
जिसमें उन्हें रिप्लेस होना पड़ा था। बट अनफॉर्चुनेट इवेंट यहीं खत्म नहीं हुई। ऐसे ही उन्हें 2-3 और ऑफर्स मिले, लेकिन हर बार कुछ न कुछ वजह से उन्हें बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिल पा रही थी। अंटिल उन्हें एक साउथ के डायरेक्टर से मूवी में काम करने का ऑफर आया। दिव्या भारती का एक्टिंग डेब्यू तेलुगु फिल्म से हुआ था। उनकी पहली तेलुगु मूवी का नाम था बोबिली राजा, और उनके अपोजिट एक्टर थे बहुत ही फेमस वेंकटेश सर। यह मूवी 1990 में रिलीज हुई थी और यह मूवी सुपरहिट हुई थी। दिव्या भारती इस फिल्म से बहुत फेमस हुई और इसके बाद उन्हें ढेर सारी फिल्में मिलने लगी। एंड फाइनली 1992 उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में अपनी डेब्यू की। हालांकि ये मूवी उतनी नहीं चली, पर इस मूवी का एक गाना अभी भी सुना जाता है और आपने भी इसे जरूर सुना होगा। इस गाने का नाम है सात समंदर पार मैं तेरे पीछे आ गई, और इस गाने की वजह से वह इतनी मशहूर हो गईं इन द बॉलीवुड की ऐसा लग रहा था कि मानो हर बॉलीवुड डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता हो। दिव्या भारती एक के बाद एक फिल्म्स करती रहीं, जिसमें कई सुपरहिट फिल्में भी थीं। शाहरुख खान की फिल्म्स में डेब्यू भी दिव्या भारती के साथ फिल्म दीवाना से हुई थी। जब शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान नहीं बने थे, उससे भी पहले दिव्या भारती वॉज द सुपरस्टार। उन्होंने एक साल में 10 फिल्में की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और टोटल 14 बॉलीवुड फिल्में, जिनमें से 3 उनकी मौत के बाद रिलीज हुईं। यहां तक कि जब उनकी मौत हुई तब भी उन्होंने 12 फिल्में साइन कर रखी थीं, जिसमें वो अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर, सलमान खान, इन सब के अपोजिट कास्ट हुई थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय वो कितने डिमांड में थी। कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद उनका नाम अपने कई को एक्टर के साथ जोड़ा जाने लगा, जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर होता है। एक बार शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया। इसके बाद वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और जल्द ही दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद 10 मई 1992 को उन दोनों ने बड़ी ही खामोशी से शादी कर ली। दिस मैरिज वॉज डन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन एंड अलेजिडली दिव्या भारती एक्सेप्टेड इस्लाम, और उनका नाम अब सना नाडियाडवाला में चेंज कर लिया था। पर शादी की बात सबों से छुपा कर रखी गई, क्योंकि उस टाइम दिव्या भारती अपने करियर की बुलंदियों पर थी और दिव्या के पेरेंट्स, स्पेशली उनके फादर, इन दोनों के रिश्ते से पहले भी ज्यादा खुश नहीं थे। इसीलिए दिव्या शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कुछ महीने बीत जाने के बाद जब दिव्या और साजिद को लगा कि वह अपनी शादी की बात अपनी फैमिली से अब सीक्रेट नहीं रख सकते, तो दिवाली के दिन जब साजिद उनकी फैमिली एंड दिव्या से मिलने गए, उन दोनों ने अपनी शादी की बात ओपनली अनाउंस कर दिया। एंड सरप्राइजिंगली दिव्या के मॉम डैड का रिएक्शन काफी नॉर्मल था शादी की बात सुनकर भी। लाइफ वॉज बैक टू नॉर्मल फॉर देम। दिव्या भारती अपने फिल्म्स में बिजी हो गई थी और साजिद अपने काम में। खैर, जल्द ही उन दोनों ने बरसोवा की तुलसी अपार्टमेंट के 5th फ्लोर पर एक 3 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट रेंट पर लिया, जहां वो दोनों साथ में शिफ्ट हुए और अपनी लाइफ नए तरीके से शुरू की। नाउ कम टू दैट अनफेटफुल डे, 5th अप्रैल 1993। उस टाइम दिव्या भारती 19 साल की थी और उस दिन वो अपनी एक मूवी की शूट खत्म करके चेन्नई से मुंबई लौटी थी। मुंबई आने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ बांद्रा में एक घर देखने गई थी और अपनी फैमिली के साथ ही घर भी फाइनलाइज कर लिया था। वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसे बिल्कुल वैसा ही घर मिला जैसा वह चाहती थी। इसके बाद उसी दिन वह अपने भाई और डैड के साथ पाली हिल्स में अपने पुराने पड़ोसी से मिलने गई। उन लोगों से मिलते बातें करते टाइम ज्यादा हो गया था, और तभी दिव्या भारती के पास उनके हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला का कॉल आया। साजिद ने दिव्या को बताया कि नीता लुल्ला, जो कि एक फैशन डिजाइनर थी, वो उनकी आने वाली फिल्म आंदोलन की कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कस करने के लिए घर आने वाली है, जिसके लिए दिव्या का घर में होना जरूरी था। सो दिव्या के भाई कुणाल ने उन्हें बरसोवा के तुलसी अपार्टमेंट में ड्रॉप किया और वो वहां से चला गया। जब दिव्या अपने अपार्टमेंट में आई, उस टाइम साजिद घर में मौजूद थे, लेकिन उन्हें कुछ मीटिंग की वजह से घर से बहुत ज्यादा जल्दी में कहीं जाना पड़ा। अब उस घर में दिव्या अपनी हाउस हेल्प अमृता के साथ अपनी फ्रेंड कम फैशन डिजाइनर का वेट करने लगी। अमृता और दिव्या बहुत क्लोज थे, क्योंकि अमृता ने ही दिव्या को बचपन से संभाला था। इसलिए शादी करने के बाद भी दिव्या ने अमृता को ही अपने हाउस हेल्प के लिए चुना। रात के करीब 9 बजे नीता लुल्ला अपने साइकेट्रिस्ट हस्बैंड श्याम लुल्ला के साथ दिव्या भारती के घर आई। अलेजिडली डॉक्टर श्याम दिव्या को कुछ टाइम से डिप्रेशन के लिए ट्रीट कर रहे थे। उस वक्त घर पर टोटल 4 लोग मौजूद थे। नीता, श्याम और दिव्या हॉल में ड्रिंक कर रहे थे और अमृता किचन में सबके लिए स्नैक्स रेडी कर रही थी। थोड़ी देर बाद दिव्या किचन में गई एंड नीता और श्याम हॉल में टीवी देखने के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। दिव्या किचन में अमृता से बात कर रही
और किचन से ही हॉल में बैठी नीता से भी बातें कर रही थी। सो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। तभी इधर दिव्या किचन की खिड़की पर बैठ गई। अलेजली इस विंडो की एज पर दिव्या अक्सर बैठा करती थी और उस रात वो एज यूजुअल वहीं बैठी थी। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था एंड देन दूसरे ही सेकंड उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया और वो अपने अपार्टमेंट के 5th फ्लोर से नीचे गिर गई थी। वैसे तो तुलसी अपार्टमेंट के हर फ्लैट के विंडो में आयरन ग्रिल लगा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली बस 5वें फ्लोर, जिस पर दिव्या भारतीय रहती थी, सिर्फ उस विंडो पर ग्रिल नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि दिव्या फर्स्ट टाइम उस विंडो में बैठी थी। वो उनका काइंड ऑफ यूजुअल प्लेस था टू सिट देयर, पर इस दिन ऑड्स वर अगेंस्ट हर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एलिजिडली हर रोज दिव्या के बालकनी ने नीचे एक कार पार्क होती थी, लेकिन उस रात वहां कोई कार नहीं थी। अगर वहां कार पार्क्ड होती तो दिव्या कार पर गिरती, जिसकी वजह से उनके गिरने का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता और शायद वह बच जाती। लेकिन क्योंकि उस रात कोई कार वहां नहीं थी, दिव्या 5th फ्लोर से डायरेक्टली कंक्रीट फ्लोर पर गिरी थी और कंक्रीट पर गिरने से उनकी बॉडी में काफी ज्यादा चोट आई थी। सबसे ज्यादा चोट उसके सिर में आई थी। जैसे ही वो विंडो से नीचे गिरती है, एक जोर की आवाज आती है। अमृता ने दिव्या को गिरते देख लिया था और अमृता बहुत तेज चीखती है। इसके बाद नीता लुल्ला, श्याम लुल्ला और अमृता जल्दी से भागकर नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद यह लोग देखते हैं कि दिव्या की बॉडी मूव नहीं कर रही है बिल्कुल भी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी, पर वो बुरी तरह इंजर्ड थी। उन्हें जल्द से जल्द कूपर अस्पताल ले जाया गया, बट दिव्या भारतीय वॉज डिक्लेयर्ड डेड अपॉन अराइवल एट कूपर हॉस्पिटल। इसी दौरान दिव्या के पेरेंट्स एंड हस्बैंड को इन्फॉर्म किया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में दिव्या की बॉडी को कैजुअल्टी वार्ड में रखा जाता है और करीब रात के 1:30 पर साजिद नाडियाड वाला हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एलिजिडली वो उनकी बॉडी को देखकर अचानक से बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह पूरी फिल्म इंडस्ट्री और लोगों को पता चलता है। अस्पताल द्वारा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। दिव्या के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का रीजन हेड इंजरी और इंटरनल ब्लीडिंग बताया जाता है। 7 अप्रैल को बॉडी घर वालों को हैंडओवर की जाती है। इसके बाद विले पार्ले क्रीमेटोरियम में इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उस समय कूपर अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर त्रिपाठी ने दिव्या भारती के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया था। पुलिस एंड डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी यह एक एक्सीडेंटल डेथ केस था, लेकिन इंडिया में किसी को भी इस बात पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठने लगे और स्पेकुलेशन का दौर शुरू हो गया। बहुत सारे सवाल ऐसे उठने लगे कि क्या यह एक आत्महत्या था? क्या दिव्या किसी बात से परेशान या डिप्रेशन में थी? या फिर यह मर्डर था? क्या इस मौत में अंडरवर्ल्ड का हाथ था? क्या बॉलीवुड के जो बड़े लोग थे या बड़ी एक्ट्रेस थी, उन लोगों ने यह पूरी साजिश रची थी दिव्या को रास्ते से हटाने की? अब इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू होती है और ये इन्वेस्टिगेशन मुंबई की वर्सोवा पुलिस करती है और इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उनका नाम था जेजी जाधव। ये अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और सबसे पहले उन तीनों से पूछताछ करते हैं जो इस एक्सीडेंट के टाइम उस अपार्टमेंट में प्रेजेंट थे। फिर दिव्या के हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला से भी इंटेरोगेशन की जाती है। इसके बाद दिव्या के पेरेंट्स और भाई से भी पूछताछ की जाती है। इस दौरान कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलकर सामने आती है। इनमें से एक थ्योरी ये है कि जब उस दिन दिव्या चेन्नई में थी शूट के लिए, तो उन्होंने वहां अपने एक फ्रेंड के साथ पार्टी की और बहुत ड्रिंक किया और नशे में मुंबई लौटी थी। जब वह मुंबई वापस लौटी तो साजिद से उनकी लड़ाई हुई थी इस फ्लैट में और इसी के बाद साजिद उस फ्लैट से चले जाते हैं। पर जाने से पहले अलेजिडली दिव्या ने साजिद से कहा था कि अगर 10 मिनट के अंदर आप वापस नहीं आए तो ये आखिरी बार है जब आप मुझे देखेंगे। इसके बाद साजिद नहीं आते हैं और दिव्या की मौत की खबर आती है। एक क्लोज फ्रेंड है दिव्या के, उन्होंने उस समय अनऑफिशियली बताया था कि दिव्या अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान थी क्योंकि साजिद के साथ उनकी लड़ाइयां काफी बढ़ गई थीं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगी थीं और डिप्रेशन की वजह से ही उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन इस स्टेटमेंट पर दिव्या के फादर का कहना था कि ऐसा कोई डिप्रेशन दिव्या को नहीं था। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि वो ऐसी लड़की थी जो दूसरों को परेशान कर दे, पर खुद परेशान होने वालों में से नहीं थी। लेकिन इस केस में एक बड़ी चीज सामने आती है जिस पर बहुत सवाल भी उठे थे कि जिस बालकनी से दिव्या नीचे गिरी थी, आमतौर पर हर रोज उस बालकनी के नीचे बहुत सारी कारें खड़ी रहती थीं क्योंकि ये कार पार्किंग एरिया था। लेकिन जिस दिन ये हादसा हुआ, उस दिन कोई भी कार वहां खड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से दिव्या सीधे कंक्रीट की जमीन पर गिरी और इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि उनकी मौत हो गई। सवाल ये उठा कि ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि रोज वहां कारें होती थीं, सिर्फ उस दिन उस जगह एक भी कार नहीं खड़ी थी। इसके बाद एक थ्योरी ये बताई जाती है
कि दिव्या की मॉम के साथ उनके रिलेशन ठीक नहीं थे, और जब दिव्या के मौत की खबर मिली तो अलेजिडली उनके फादर और भाई जल्दी से कूपर हॉस्पिटल पहुंचे थे, जबकि उनकी मां थोड़ी देर से हॉस्पिटल आई थी। और जब वह पहुंची थी तब दिव्या के भाई और पिता ने दिव्या की मॉम को इस मौत का जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। पर ऐसा क्यों था, ये आज तक सामने नहीं आ पाया। क्या दिव्या के फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस चल रहा था? इन सब के बीच एक चीज इस केस में बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हुई थी। वो ये थी कि जो दिव्या की हाउस हेल्प थी अमृता, जो बचपन से दिव्या के साथ थी और उनके बहुत क्लोज थी, जिसने दिव्या को अपनी बच्ची जैसे पाला था, और इस हादसे वाले दिन भी वो उस घर में मौजूद थी। बताया जाता है कि दिव्या की मौत के बाद अमृता सदमे में चली गई थी, और 1 महीने के अंदर ही एलिजिडली उनकी भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। ये भी बताया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डिले हुआ और अमृता का बयान रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दिव्या की मौत के कुछ दिनों बाद सबसे पहले पुलिस ने 3 लोगों के बयान लिए थे। इनमें से एक बयान अमृता का भी था। बाद में कुछ सोर्स से ये बात सामने आती है कि उस बयान में अमृता ने पुलिस को बताया था कि जिस विंडो से दिव्या उस रात गिरी थी, उस बिल्डिंग के हर फ्लैट की खिड़कियों पर ऑटो स्टॉपर लगे हुए थे, और इस 5th फ्लोर की खिड़की पर भी ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तब ऑटो स्टॉपर उस जगह से गायब था, पुलिस को वो नहीं मिला। एक थ्योरी ये भी आती है जिसमें अंडरवर्ल्ड का लिंक बताया जाता है। जैसा कि आपको भी पता होगा, उस समय बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन ये एक ओपन सीक्रेट था। उस टाइम दाऊद इब्राहिम दुबई में रहता था और बॉलीवुड सेलिब्रिटी दाऊद की पार्टी अटेंड करते थे। अलेजिडली इन सेलिब्रिटी में एक नाम दिव्या के हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला का भी था, एंड ये साजिद और दाऊद का रिलेशन दिव्या को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयां होने लगी थीं। साजिद से की गई इंटरोगेशन में पुलिस ने पूछा था कि साजिद का कितना इन्वॉल्वमेंट था इस म्यूजिक बैश पार्टी में, जिसे अभी हाल ही में दाऊद ने दुबई में ऑर्गेनाइज किया था। बताया जाता है कि इस दौरान पिछले कुछ समय में दुबई के 3 ट्रिप किए थे। कहा जाता ये भी है कि साजिद और दाऊद बीच की कुछ बातें दिव्या को पता थीं, जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम ने दिव्या को मरवाया। लेकिन ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, क्योंकि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, इसीलिए इन पर कभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। लगभग 4 सालों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चली थी, 1993 से 1997 तक। हालांकि पुलिस ने हमेशा इस केस को एक्सीडेंटल डेथ का मामला ही बताया, और इस बीच में जब रूमर्स ज्यादा बढ़ने लगे तो दिव्या भारती के पिता ओम प्रकाश भारती, उन्होंने सामने आकर स्टेटमेंट दिया और कहा कि ये डिप्रेशन, आत्महत्या या मर्डर वाली बात गलत है, क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और गिरने की वजह से उनकी मौत हुई। इन्होंने सामने आकर सारे रूमर्स हटा दिए। इसके बाद इस केस को क्लोज कर दिया गया। हालांकि ये वो केस है जिसके बाद बॉलीवुड में कई सारे ऐसे केस हुए जिसकी इन्वेस्टिगेशन कभी हो नहीं पाई, जैसे कि जिया खान केस, जिसे आत्महत्या बताया गया, सुशांत सिंह राजपूत का केस, जो इतना बड़ा मामला बना बॉलीवुड का। इन सारे केस में पुलिस की तरफ से कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला जिस पर भरोसा किया जा सके, और सेम ऐसा दिव्या भारती के केस में भी हुआ, और इस पर सवाल उठते रहे। तो ये था पूरा दिव्या भारती का डेथ केस, जो एक मिस्ट्री बनकर रह गया है।